हम इस वीडियो में H3N2 वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, साथ ही साथ उससे बचने के जो उपाय हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसके इलाज से जुड़ी जानकारियाँ भी हम शेयर करेंगे। पिछले कुछ समय में आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास के लोग खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं और ये जो खांसी और जुकाम है काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा है, कह सकते हैं कि हफ्तों से परेशान कर रहा है और इस बार ये जो खांसी जुकाम है ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये H3N2 वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है जो कि सीजनल फ्लू कॉज करता है एंड इसका जो पीक होता है वो हम सीजनल चेंजेस के टाइम पे यानी कि जो मौसम के बदलाव का समय होता है उस टाइम पे देखते हैं। तो हमने आजकल देखा है कि ये जो वायरस है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है, काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हमने अपने भारतवर्ष में ही इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि क्या लक्षण होते हैं, क्या वो सामान्य लक्षण होते हैं जो कि हम इसके इन्फेक्शन के दौरान एक मरीज़ में देखते हैं। तो जो इसके सामान्य लक्षण हैं वो है सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, नाक का बहना या नाक बंद हो जाना, साथ ही साथ गले में खराश, थकान महसूस करना, कमज़ोरी महसूस करना और कुछ लोगों में सांस लेने में तकलीफ और डायरिया जैसी कंप्लेन भी देखा गया है। ये भी चीज़ नोटिस की गई है कि इससे रिकवर होने में अगर हम कंपेयर करते हैं सीजनल फ्लू से इस इन्फेक्शन को तो देख रहे हैं कि इससे जो रिकवरी का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है। स्पेशली जो खांसी और ज़ुकाम है और कमज़ोरी है ये काफ़ी लंबे समय तक परसिस्टेंट रह रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे बचने के उपायों के बारे में कि क्या इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमने एक टर्म का इस्तेमाल पिछले कुछ समय में काफ़ी बार किया था, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस टर्म से हम सभी लोग अवगत हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में इस टर्म का इस्तेमाल हमने काफ़ी किया था और ये जो बिहेवियर है, ये जो एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, हमने इसको फॉलो किया। ज़्यादातर लोग अभी भी ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है और हमें इसको फॉलो करते रहना चाहिए। हमें इसको अपने एक लाइफस्टाइल के तौर पे अपना लेना चाहिए। तो हम ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ ये बताना कि ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता कैसे है और वहाँ पे ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो ये जो इन्फेक्शन है बेसिकली ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, यानी कि जो हम खांसते हैं, छींकते हैं या बोलते हैं तो उसके दौरान हमारे मुंह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बूंदें निकलती हैं, इसके थ्रू ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं जिसमें कि सबसे पहले हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। जब भी हम बाहर जा रहे हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। दूसरा, हमें हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए। हैंड हाइजीन में क्या होता है, हमें अपने हाथों को साफ रखना है। अगर हम बाहर किसी सरफेस को टच कर रहे हैं, हम घर में वापस आ रहे हैं, हम खाने पीने बैठे हैं तो उसके पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। साबुन पानी का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है, लेकिन अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे साबुन और पानी नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हैंड सैनिटाइज़र अपने पास हमेशा रखिए और उससे अपने हाथों को ज़रूर क्लीन कीजिए। गंदे हाथों से किसी चीज़ को छूने के बाद आप अपने नाक को, आँख को और मुँह को बिल्कुल टच करने से बचें, ये नहीं टच करना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हुए एक स्पेसिफिक दूरी ज़रूर बना के रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, बहुत सारे लोग एक जगह पे एकत्रित होने से बचें और उसके अलावा जो एनुअल फ्लू वैक्सीन है उसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ऐसे इन्फेक्शन से बचाने में। अब ये जो एनुअल फ्लू वैक्सीन है इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आप इस वैक्सीन को लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो आपको इसके बारे में बेटर सलाह दे सकते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा हमें जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं और वो लोग जो कि पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को हमें स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कुछ नहीं तो कम से कम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। अब हमने बात किया इसके उपायों के बारे में कि कैसे हम बच सकते हैं, लेकिन अगर ये H3N2 वायरस का इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो क्या क्या इलाज हैं जो इसके लिए हम
कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है जो दिए जाते हैं। चलिए उसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो इन्फेक्शन है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर हम अच्छे से थोड़ी बहुत चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाता है, हम इससे जल्दी ही कुछ समय में रिकवर कर जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो करना होता है प्रॉपर रेस्ट लेना, आराम करना और अच्छी नींद लेना। जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा शरीर खुद ब खुद इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत है। तो जितना आराम हमारे शरीर को चाहिए उतना आराम हम ज़रूर करें। उसके अलावा पूरी नींद लें और साथ ही साथ हल्का खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, पानी अच्छे अमाउंट में पिएं, फ्लूइड इनटेक जो है काफ़ी अच्छा रखें ताकि हमारे जो शरीर का हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे हमारा शरीर खुद ब खुद रिकवर कर लेता है, खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ अगर बदन दर्द और हल्का बुखार है उसके लिए हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ में ये तकलीफ़ें ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं, उसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जिनको पहले से ही कोई गंभीर बीमारियां हैं, उन लोगों में ये जो इन्फेक्शन है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है एंड उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर ऐसे केसेस में जो WHO रिकमेंडेड एंटीवायरल दवाइयाँ हैं उनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ आप जो वार्म सलाइन गार्गल होता है, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल करके जो गरारे करते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हम की बहुत रेगुलरली करते हैं वो हमें करने से बचना चाहिए। अब ये होता क्या है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी बुखार हुआ, हम क्या करते हैं कि हम दवाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई कोई एंटीबायोटिक दे दो। वो अपने हिसाब से आपको कोई भी एंटीबायोटिक दे देते हैं, आप आते हैं उसको खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, उससे हमें आराम नहीं मिला। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वो होता है एंटीबायोटिक। तो पहले तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का लेना बहुत ही ख़राब होता है और वो हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो इमर्ज करते हैं। तो ये गलती करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अपने आप से किसी भी ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक्स हम जाके लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको लग रही है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो उसके लिए हम अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा और कैसा इन्फेक्शन है। जैसे कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जहाँ पे हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे वो जो रिकमेंडेड एंटीवायरल दवाइयाँ हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये जो दवाई है एंटीवायरल जिसको मैं नाम ले रही हूँ बार बार, ये आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दिया जाता है। तो जो भूल मैंने बताया वो सारी भूल ना करें और जो बचने के तरीके बताए मैंने उसको आप फॉलो करें तो आराम से इस तरह के ये जो इन्फेक्शन है या फिर इस तरीके के और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं और आजकल नई इन्फेक्शंस इमर्ज हो रहे हैं, उनसे हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज हमने बात किया H3N2 जो वायरस का इन्फेक्शन है उसके बारे में। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर पूछें। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं।